आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम इंडिया 2020 बाय अब्दुल कलाम बुक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बुक सबसे पहले 1998 में पब्लिश हुई थी। डॉक्टर कलाम को उम्मीद थी कि 2020 तक इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। इसका मतलब है हमें देश से गरीबी को पूरी तरह से हटाना होगा और हर सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। एग्रीकल्चर की फील्ड में इंडिया के हर आदमी को भरपेट खाना मिले और साथ ही हम अनाज एक्सपोर्ट भी कर सके। मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी हम मशीनरी और टूल्स प्रोड्यूस कर सके। डॉक्टर कलाम और TIFAC यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने हर तरह की टेक्नोलॉजी को स्टडी किया था जो हमारे देश को एक डेवलप नेशन की कैटेगरी में रख सके। इस बारे में उन्होंने कई सारी रिपोर्ट्स और सजेशंस भी पब्लिश किए थे कि हम अपना ये गोल कैसे अचीव कर पाएंगे। तब से 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि आज हमारा देश एक डेवलप नेशन है? क्या देश के हर नागरिक को हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए हैं? क्या कंट्री के हर सेक्टर में इंडियन मेड टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है? आज हमारे देश में इकोनॉमी की हालत क्या है? क्या हम हर गरीब और लाचार आदमी के आंसू पोंछने का महात्मा गांधी का सपना पूरा कर पाए हैं? अगर आज भी हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। 1998 से देश में काफी डेवलपमेंट हुई है। हम बोल सकते हैं कि IT के सेक्टर में बूम आया, मार्केट में ई-कॉमर्स कंपनीज का बोलबाला रहा और गोल्डन क्वारिलेटर के आने से ट्रेडिंग और बिजनेस के फील्ड में फेनोमेनल चेंजेस आए हैं और इसके अलावा भी काफी कुछ बदला है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी काफी काम बाकी है। हम सबको मिलजुल कर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। जब हम खुद पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे तब तक जाकर देश के हर नागरिक को एक हैप्पी, सेफ और हेल्थी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करा पाएंगे। किसी कंट्री को डेवलप कैसे मान लिया जाता है? हाई ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP से या हाई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP के बेस पर? क्या इंटरनेशनल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बिहाफ पे, या फिर देश में पर कैपिटा इनकम के बेस पर? वैसे ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इससे पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। GDP या GNP में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन आम आदमी भी ऐसा ही सोचता है। क्या उसकी लाइफस्टाइल में कोई इम्प्रूवमेंट आया है? APJ अब्दुल कलाम जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में काम कर रहे थे तो उनकी मुलाकात 3 फादर्स से हुई जिनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा। उनमें से एक 2 बेटों और एक बेटी के फादर वेंकट थे। वेंकट के तीनों बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके थे और जॉब कर रहे थे। इसी तरह एक और फादर थे कप्पू, जिनके 3 बेटे थे। वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे और अभी उनका एक ही बेटा ग्रेजुएट हुआ था। और तीसरे थे करूपन, जिनके एक बेटा और 2 बेटियां थी। करूपन पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। उनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था, तो सिर्फ वेंकट के पास ही क्यों एक रिलायबल जॉब थी जिससे उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चल रहा था। क्या गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर पर सबका हक नहीं है? क्या रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी के बेसिक राइट नहीं है? चलिए एक इकोनॉमिक इंडिकेटर पर नजर डालते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एक सिटीजन के पास कितना रुपया पैसा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हो। पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी पुअर और रिच का एवरेज है, इसलिए स्टैटिस्टिक कितने भी इम्प्रेसिव लग रहे हो, इससे हम ये नहीं बोल सकते कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ बदलाव आया है। तो हम ये कैसे शो कर सकते हैं कि देश डेवलप हो रहा है? ये बात कैसे शो होगी कि हर एक इंसान को गुड इकोनॉमी का फायदा हो रहा है? गांधी जी के पास इसका एक सिंपल और सटीक जवाब था। जब एक भी आदमी को भूख पेट ना सोना पड़े तो समझ जाओ कि देश में लॉन्ग टर्म गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जब हर एक इंडियन की बेसिक नीड्स पूरी होंगी, जब हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिलेगा और उसका आज और आने वाला कल सिक्योर होगा, तब हम बोल सकते हैं कि हम एक डेवलप नेशन है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के वक्त APJ अब्दुल कलाम एक टीनेजर थे। वो अपने भाई को सुबह न्यूज़पेपर बांटने में हेल्प करते थे। APJ ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स इंडियन गवर्नमेंट की जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन इस सारे शोर शराबे से दूर फादर ऑफ द नेशन गांधी जी नथाली में थे। वो दंगे में घायल लोगों की हेल्प कर रहे थे, उनके घावों में मरहम लगा रहे थे। आज इंडिया को गांधी जी जैसे लोगों की बड़ी जरूरत है जिनमें इतनी हिम्मत और डेडिकेशन हो। ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारा रास्ता और भी चैलेंजिंग हो गया है। सिंपल तरीके से बोले तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। सच तो ये है कि आज भी कुछ डेवलप कंट्रीज अपने से कम डेवलप देशों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। इसलिए इंडिया जैसे देश को आज अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। ये सिर्फ मिलिट्री डिफेंस का इश्यू नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ और बाकी चीजें भी शामिल हैं। देश को सही मायनों में डेवलप बनने के लिए सेल्फ डिपेंडेंसी जरूरी है, जिससे कि उसमें रहने वाले हर इंसान की जरूरतें पूरी हो सके। इंडिया 2020 हमें एक ऐसे इंडिया की पिक्चर दिखाता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप बनेगा।
इसके लिए हमें सर्विस, हेल्थ, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हर सेक्टर में इम्प्रूव करना होगा। हमें सेल्फ रिलायंट बनना होगा। हमारा गोल है कि हम अपनी ज़रूरत की हर मशीन और टूल्स अपने ही देश में बनाएं। डॉक्टर APJ कलाम के हिसाब से हमें अपने देश से गरीबी को पूरी तरह हटाने में अभी 2 डिकेड्स और लग सकते हैं, लेकिन अब जब 2020 आने ही वाला है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम सही राह पर चल रहे हैं। इस बुक समरी में हम आपको बताएंगे कि इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया है। गांधी जी के टाइम पर इंडिया के सामने अपनी फ्रीडम अचीव करने का बहुत बड़ा चैलेंज था जो उसने किया। 50 साल बाद अब हमारे सामने ये एक चैलेंज है कि हम अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन बनाए। हमने शुरू से ही प्रोग्रेस के लिए दूसरे देशों का फ्रेमवर्क कॉपी किया है। बात चाहे इकोनॉमी की हो या पॉलिसीज, ट्रेड आइडियाज, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की, हम आज तक वेस्टर्न कंट्रीज की नकल ही करते आए हैं। डिफरेंट कल्चर की चीजें सीखना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो करना गलत है। एक टाइम था जब इंडिया में फॉरेन की हर चीज कॉपी की जाती थी। हम फॉरेन फ्रेमवर्क को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए स्ट्रगल किया करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि बाहर की हर चीज अच्छी है, क्योंकि हमें खुद अपनी काबिलियत पर डाउट था। डॉक्टर कलाम के पास यूरोप के कई सारे हाई क्वालिटी वाले मैप्स थे। ये मैप्स काफी सोफिस्टिकेटेड थे, जिनमें सैटेलाइट से ली गई इमेजेस थी। जब वो अपने फ्रेंड्स को बताते कि ये इमेजेस दरअसल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से ली गई है तो उनके दोस्तों को यकीन नहीं होता था, और जब डॉक्टर कलाम उन्हें प्रूव करने के लिए नीचे लिखी क्रेडिट लाइन दिखाते थे तब जाके उनको यकीन होता था। एक और एग्जाम्पल है रॉकेट का इन्वेंशन। ये सच है कि कई सेंचुरीज पहले चाइना में गन पाउडर इन्वेंट हुआ था। 13वीं सेंचुरी में चाइना के लोग इसे फायर एरोज बनाने के लिए यूज करते थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वर्ल्ड का सबसे पहला पाउडर रॉकेट इंडिया में बना था। टीपू सुल्तान, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, ने इन रॉकेट्स को ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में यूज किया था। ये इतने स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव थे कि ब्रिटिश लोगों ने बैटल्स में इस टेक्नोलॉजी को खुद यूज करना शुरू कर दिया था। रिमोट सेंसिंग मैप्स और पाउडर रॉकेट्स तो बस एक झलक है कि हम इंडियंस क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले हमें इस मेंटेलिटी से छुटकारा पाना होगा जो हमें अपनी कंट्री के इनोवेशंस पर डाउट कराती है। 1988 में TIFAC यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल का क्रिएशन हुआ ताकि देश को डेवलप बनाने के लिए जिन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की जरूरत है उन्हें डिस्कवर किया जा सके। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? TIFAC काउंसिल इस बात पर एग्री हुई कि प्रोग्रेस का सबसे छोटा लेकिन मोस्ट इफेक्टिव तरीका यही है कि हम टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मॉडर्न टूल्स का इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, कल्चर और इंडियन सोसाइटी पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। आज की यंग जेनरेशन ये सुनकर हैरान हो सकती है कि 1960 में हमारा देश भूखमरी के दौर से गुजरा था। 1965 से लेकर 1967 तक देश का सबसे बुरा टाइम था। इंडिया को अमेरिका से 10 मिलियन टन अनाज इंपोर्ट करना पड़ा था। ऐसा भी वक्त आया कि जब पूरे देश का पेट भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का स्टॉक बचा था, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी वक्त से एक टारगेट सेट कर लिया था कि हम अपने देश को एग्रीकल्चर के फील्ड में सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे ताकि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हमारी खुशकिस्मती रही कि बाकी देशों में राइस टेक्नोलॉजी में एक ब्रेक थ्रू हुआ। इंडिया ने इस रिसर्च के एडवांटेज लिए और उसे अपने यहाँ एग्रीकल्चर के लिए अडेप्ट किया। 1970 में फूड सिक्योरिटी काफी लार्ज स्केल तक इम्प्रूव हो चुकी थी। अब हम राइस और व्हीट की पैदावार में पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट थे। हमारी ग्रेन प्रोडक्शन डबल हो चुकी थी। फिर 1979 और 1987 में देश में जब सूखा पड़ा तो हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना पड़ा था। देश के अंदर भरपूर अनाज था। इंडिया ने 35 मिलियन टन का अनाज रिजर्व रखा हुआ था जो सूखे के वक्त काम आया। ये सब हमारी ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स है, लेकिन इतना काफी नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन हर साल काफी तेजी से बढ़ रही है। 2017 में हम 1.3 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो रही है। यही वजह है कि हम इंडियंस ज्यादा से ज्यादा फूड कंज्यूमशन अफोर्ड कर पा रहे हैं। आज हमारे देश में न सिर्फ राइस और व्हीट बल्कि फ्रूट्स, मीट, मिल्क और बाकी चीजों की भी भारी डिमांड है। जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी हमने अपने एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज की वो है इरिगेशन यानी सिंचाई के एडवांस्ड मॉडर्न तरीके, जिसने ड्राई लैंड्स और रेन फेड एरियाज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इंदिरा गांधी कैनाल। इस स्कीम से राजस्थान के ड्राई लैंड्स को काफी फायदा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के रेड फेड स्टेट में कम्युनिटीज ने मिलजुल कर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और वाटर कंजर्व करने की पहल की है। नेक्स्ट मेजर इनोवेशन हमने बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में की, जहां हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप किए। हार्वेस्टिंग के फील्ड में ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ट्रांसजेनिक प्लांट्स को कीड़े मकोड़े और खराब मौसम नुकसान नहीं पहुंचाते, और साथ ही ये प्लांट्स हाई यील्डिंग क्रॉप्स भी देते हैं। हमारे देश में आलू, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी और सेलरी वगैरह ट्रांसजेनिक प्लांट्स से ही ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा नाशपाती, सेब और अखरोट भी इसी तरह उगाए जाते हैं। राइस, व्हीट, सोयाबीन और कॉटन उगाने के लिए भी ट्रांसजेनिक मेथड यूज होता है।
क्या आपको पता है स्पेस में जो हमने सैटेलाइट्स भेजी है उनसे एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प मिलती है। इंडिया के पास ऐसी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है जो फार्मिंग लैंड से इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस ले सकती है और हमें क्रॉप्स यील्डिंग, वाटर रिसोर्स, लैंड डिग्रेडेशन जैसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। डॉक्टर कलाम का विजन था कि हमारी प्रोग्रेस सिर्फ फूड सिक्योरिटी तक लिमिट ना रहे, देश के अंदर इतना अनाज पैदा हो कि हम इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में व्हीट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी पोटेंशियल है और हमारे देश का सेंट्रल पार्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बड़ा प्रोड्यूसर बन सकता है। डॉक्टर कलाम कहते थे कि वाटर एक इम्पोर्टेंट एसेट है, इसलिए इसे प्रिजर्व करना आज की ज़रूरत है और साथ ही हमें हाइब्रिड राइस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि लाइट और वाटर स्टील को कट कर सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? लेकिन लेजर और वाटर जेट्स की हेल्प से ये पॉसिबल है। लेजर एक शार्प फोकस लाइट होती है जो आंखों की सर्जरी में यूज होती है, साथ ही इसका इस्तेमाल स्टील प्रोडक्शन के लिए भी होता है। वाटर जेट्स काफ़ी हाई प्रेशर से वाटर पंप करता है जिससे स्टील स्मूथली कट सकता है, इसलिए हमें अलग से स्पेशल स्टील या सिरेमिक के कटिंग टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे लेजर और वाटर जेट्स की शुरुआत इंडिया में नहीं हुई थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये अमेजिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं। हमारे वर्कर्स की ये स्पेशलिटी है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं और फिर उसे यूज़ करके इंडियन प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। एक और टेक्नोलॉजी जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काफ़ी यूज़ की जा रही है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD और CAM कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। CAD के साथ हमें न्यू प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर खुद ही प्रोडक्ट डिजाइन बना लेता है और सिमुलेशन के थ्रू प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट भी कर लेता है। CAM के साथ कंप्यूटर को इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखता है। CAD और CAM हमारे जीनियस टेक स्टूडेंट्स ने बनाए हैं जो ज़्यादातर बेंगलुरु और हैदराबाद से आते हैं। इन यंगस्टर्स ने अपनी स्किल्स डेवलप करके ऐसे सॉफ्टवेयर्स तैयार किए हैं जो आज इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी कई सारे देशों में यूज़ किए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के फील्ड में इंडिया में ग्रेट पोटेंशियल है। TIFC का विजन है कि फ्यूचर में हम डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और मशीन ऑपरेशंस में कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आने वाला टीम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इंडिया में हर तरह के वर्कर्स के लिए हाई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। TIFC का ड्रीम है कि हमारा देश एडवांस्ड मशीनरी में सेल्फ सफिशिएंट बने। हम जितना हो सके उतना रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन और असेंबलिंग प्रोवाइड कर पाए। अगर लाइट और वाटर स्टील को काट सकती है तो हम इंडियंस मिलाकर अपने देश की गरीबी और बेरोजगारी जैसे प्रॉब्लम्स क्यों नहीं दूर सकते? ज़रूर कर सकते हैं अगर हम एक साथ मिलकर चले। अगर हम सबका एक ही विजन हो तो हम भी डेवलप्ड नेशन का स्टेटस अचीव कर सकते हैं। जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में शामिल नहीं है वो सर्विस सेक्टर में आती है। इंडिया 2020 जब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी तब एग्रीकल्चर ने कंट्री की GDP में अपना बिगेस्ट शेयर यानी 32.7% दिया था। उसके बाद 25.8% शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था। हालांकि सर्विस सेक्टर इस वाले छोटा है, लेकिन हम इंडियंस की स्किल्स और हार्ड वर्किंग नेचर ने इन दोनों बड़े सेक्टर्स को अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। सर्विस सेक्टर में कंप्यूटर के आने से काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। इस बुक के लिखे जाने तक पब्लिक रेलवे का टिकटिंग सिस्टम ऑलरेडी कंप्यूटर ऑटोमेटेड हो चुका था। ये सच है कि पेपरवर्क में काफ़ी टाइम और एफर्ट्स वेस्ट होता है, इसलिए सभी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में एडवांस्ड स्किल्स इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। क्या आपको पता है कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें TIFC की वजह से सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है? ये सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, टूरिज्म और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। इसी तरह हमने मेजर सिटीज़ के फाइनेंस में भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ की है। आज कमर्शियल बैंक्स और इंश्योरेंस सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन हमारे रूरल यानी विलेज एरिया में जहाँ लोगों की इनकम कम है वहाँ उनकी हर ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। वो लोग इतना नहीं कमाते कि सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन रूरल एरिया के लिए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम जैसी सर्विसेज को अथॉराइज किया है ताकि दूर दराज के गांवों में लोग बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सके। 1998 में जस्ट डायल और मेक माई ट्रिप जैसी ई-कॉमर्स कंपनीज की शुरुआत हुई। अभी इंडियन इकोनॉमी में इंटरनेट रेवोल्यूशन आना बाकी है, लेकिन आज हमें ये मालूम है कि पेटीएम और फ्लिपकार्ट जैसे टेक जायंट्स इंडियन कंपनीज हैं जिन पर हमें प्राउड है। इंडिया की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की वजह से आज लाखों लोगों को जॉब मिली है, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है। डॉक्टर कलाम मानते थे कि हाई लेवल सॉफ्टवेयर की फील्ड में हमारे पास पोटेंशियल है। ये यंग इंडियंस के क्रिएटिव माइंड को इग्नाइट करके उन्हें एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करा सकता है। इनमोबी जैसी लोकल सॉफ्टवेयर कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पर छाई हुई है। ये सब इंडियन मेक कंपनीज इस बात का प्रूफ है कि इंडिया के पास क्रिएटिव माइंड की कमी नहीं है।
डॉक्टर कलाम ये भी कहते थे कि बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर के फील्ड में भी आईटी एप्लीकेशंस यूज किया जाए, क्योंकि ये सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर की पावर को आम आदमी के लिए अवेलेबल करा दिया है। और ये भी किसने सोचा था कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ एक इंडियन होगा। हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंडिया 2020 बाय अब्दुल कलाम बुक के नेक्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल।